हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10 का साइंस का पूरा फुल सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं लेटेस्ट है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे आते हैं और इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डेफिनेटली ईपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से पेपर में आना है। साइंस की मैंने मोस्टली दो चैप्टर करवा दिए हैं, उसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। आपको सोल्यूशन भी करवाऊंगी, ठीक है, और हिंदी की भी अपलोड कर दूँगी। इसके बाद SST का अपलोड है ही, और इंग्लिश का मैंने अपलोड कर दिया है। कल आपको इसका हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 70 मार्क्स का रिटर्न होता है और 20 मार्क्स के इसमें आप MCQ आपको लाइटली नहीं लेने। बार बार मैं कह रही हूँ MCQ आपको सभी में करने 20 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में डिवाइड ये खंड का खागा। तो चलिए सबसे पहले MCQ कर लेते हैं फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन का नियम मैंने आपको अच्छे से करवाया है। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो अवलंब जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो जब भी आपको कोई डिग्री यहाँ पे मिलता है ना तो वो 90 में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 90 में से जैसे आप 60 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हमें आंसर मिल जाएगा। जो I जो हमारा 30 निकलेगा तो R भी हमारा 30 होगा, इक्वल जो है। तो इसका सही आंसर 30। तो ध्यान रखना पेपर में यहाँ पे कुछ भी डिजिट आए तो आपको 90 में से माइनस कर देना, उसको आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट है 30। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने न्यूमेरिकल अच्छे से करवा दिए। फिजिक्स की वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फोकस दूरी 30 है, मैंने आपको करवाया था। उत्तल में प्लस, अवतल में माइनस, पर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो R आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। F यहाँ पे गिवन है तो R निकालेंगे। तो R का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था, R का करवाया था 2 इंटू F। R का डबल कर देते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिला है, 30 मिला है, ठीक है। 30 का करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30 दूनी 60। ध्यान रखना F पूछे तो आधा कर दो, R पूछे तो डबल कर दो। यहाँ पे R पूछा गया तो 30 में 2 का करेंगे 60, सही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। और हमसे F निकलवाया होता, R पूछा होता तो आंसर हमारा 15 आता। ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसका सही आंसर 60 है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते तो वह है क्या है, वो है दृष्टि पटल। राइट नंबर बनता है ना। अब देखो इसी फॉर्मूले से अभी जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया है वो यही है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अलग से मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, आपको कराया भी था। तो इसका सही है F बराबर R/2। R निकालते तो गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ये तीनों ही गलत है, ये सही है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको एंड तक जरूर रहना है। लेंथ लेस होता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये होता अभिसारी। अभिसारी की प्रकृति में कौन सा होता, उत्तल। ये एक जगह सभी किरणों को इकट्ठा करता है। अपसारी कौन होता है, अवतल। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में। अपसारी अवतल होता है, ठीक है, क्योंकि ये किरणों को फैला देता है इस तरह से। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना से पीछे। एक के साथ मैं आपको दो कवर करवा रही हूँ। अगर यहाँ पे निकट पूछा होता है ना, निकट दृष्टि दोष, तब आप रेटिना के आगे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे रेटिना से पीछे, दोनों ध्यान रखना। संयुग भी फोकस संभव कब है, केवल अवतल दर्पण में संभव है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया फिजिक्स के। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवाए, देखो आप उसमें से कितना सारा क्वेश्चन आया है। अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, मैंने अच्छे से करवाई, ये भी अभी आपको दिखाऊंगी। लाल कर देते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया, 3rd चैप्टर के बाद मिलेगा। इसमें चक्रीय इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंजीन है वो चक्र के रूप में मिलेगा आपको, 6 C6H6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसी तरह से ये बंद श्रृंखला होती है, वो कहलाते हैं एरोमेटिक। तो इसका सही आंसर होगा बेंजीन। अम्लीय विलयन का पीएच मान, पीएच स्केल भी आपको करवाइए, वहाँ से भी क्वेश्चन आया देखो। तो अम्ल में क्या होता है, 7 से कम, और क्षार होता तो 7 से अधिक हो जाता, और उदासीन होता तो 7 हो जाता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 7 से कम। एक के साथ आपको सभी क्वेश्चन क्लियर पूरा रिवीजन करवाते चलिए, उससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। इस पेपर में फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी नहीं आया, सब अम्ल क्षार लवण में से ज़्यादातर पूछ लिया गया है।
ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम में आपको सभी चैप्टर में से कुछ ना कुछ मिलेगा। एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है? क्षारकता वो होती है जितने भी हाइड्रोजन हो ना वही उसकी क्षारकता कहलाते हैं। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। तो 3 तो हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 4। निम्न में प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार आपको बताना है। ये सारे दुर्बल हैं, प्रबल और दुर्बल मैंने आपको करवाए हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्रबल है वो है KOH, ठीक है, NaOH भी प्रबल आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्रंजन के लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर करवाया था मैंने, रंग उड़ा देता है फूलों का, कपड़ों का, तो ये इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करवाया था, इसका जरूर पूछा था ये, इनमें से एक क्वेश्चन। अब हम करेंगे खंड गा मतलब बायो के MCQ। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे संबंधित होगी? नॉर्मल से, उत्सर्जन से, ठीक है। जितने भी हानिकारक पदार्थ हमारे अंदर बनते हैं बॉडी के, वो किसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं? किडनी के द्वारा, यानी वृक्क। प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण क्या है? जो नेचुरली होती हैं प्रतिक्रिया, इस पर किसी का कोई उसको रोक नहीं सकता। जैसे कि तेज रोशनी से नेत्र झपकना, खुद ही अपने आप, जैसे आपकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी आपके नेत्र तुरंत झपक जाएंगे, तो ये नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। पलक का झपकना, सांस लेना, ये वाला। तो यहाँ पे तेज रोशनी से तुरंत एकदम से एक्शन होगा आपका, तो ये आएगा इसमें तेज रोशनी से नेत्र झपकना, ठीक है। ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया, एकदम से सडन कोई भी चेंज हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है कई बार। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिनेप्स। जठररस में क्या नहीं पाया जाता? तो ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता, बाकी ये तीनों ही पाए जाते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। जो नहीं पाया जाता वो ट्रिप्सिन, ठीक है। आपको नहीं पे अच्छे से फोकस करना है, एग्जाम में यहीं से बच्चों पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर जो होता है ब्लड, वो आता है वाया लिंद में, ठीक है। जो पल्मोनरी शिरा होती है ना, एक यही सिरा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पल्मोनरी शिरा, एक यही सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है, शुद्ध रुधिर बहता है इसमें, पल्मोनरी सिरा में। बाकी जितनी भी शिराएं होती है ना उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध। केवल एक सिरा जो ऐसी है पल्मोनरी, इसी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। इसका आंसर वायालिंद। भोजन के मंड को शर्करा में, जो स्टार्च होता है उसको शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, स्टार्च को शर्करा में कौन करेगा? तो ये टाइलिन, और ये लार में पाया जाता है, ठीक है। पेपर में आता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप सही आंसर यही होगा टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में नाड़ी की प्रति मिनट गति कितनी होती है? आप नॉर्मल से कर लेंगे, 72, 72। अब करेंगे फिजिक्स से क्वेश्चन, खंड का से, फिर खा से केमिस्ट्री, फिर बायो के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। तो इसमें आप लिखेंगे इस तरह से हेडिंग डाल के, लेंस के सामने वस्तु की ओर लेंस के प्रकाश के केंद्र व फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है आप कैसे लिखेंगे? अवतल लेंस में प्रतिबिंब लेंस के सामने वस्तु की ओर लेंस के प्रकाश के केंद्र व फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ये कर लेंगे। उसके बाद आपको डायग्राम दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। उसके बाद ये वाला डायग्राम आपको कॉपी पे बना देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन था, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो आप लिख देंगे, इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या मनुष्य को दूर की, नाम तो दूरदृष्टि दोष है ना, तो ट्रिक से याद रखेंगे, दूर है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देती हैं पर पास की दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। उसके बाद ही मैंने आपको डिटेल में ये दोष के कारण, ये सब आपको कुछ नहीं करने, निवारण में आपको पता होना चाहिए, इतना लिखेंगे आप कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ट्रिक से करवाया मैंने, निकट में अवतल होता है तो दूर में किसका होगा? उत्तल का, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे, अभी मैंने आपको MCQ में करवाया था, और निकट में रेटिना से आगे। तो आप ये डेफिनेशन लिख देना।
तो मैंने ये दोनों करवा दिया आपको। अब करना है ये न्यूमेरिकल। मैंने आपको सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल करवाया है, पर वहाँ पे 25 की जगह 30 था और यहाँ पे आधा है, वहाँ पर 1/3 था, बस इतना फ़र्क था। वहाँ पर 30 और 1/3 था जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था। अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर 25 और आधा दिया है, ठीक है, फोकस दूरी निकलवाई है, तो ये भी मैं आपको करवा दे रही हूँ। ये देखो 30 सेंटीमीटर दूर और लंबाई का 1/3, ये मैंने सेम ये सवाल करवा रखा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी दूरी चेंज है, तो हम वो भी देख लेते हैं। ये मैंने करवाया था वो वाला है, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है। उत्तर दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर और आधा, मतलब आधे के लिए 1/2 लेंगे, तो m का फॉर्मूला क्या होता है? -b/u। तो आधा है तो हम क्या लेंगे? 1/2 ले लेंगे इसका, ठीक है। और u 25 सेंटीमीटर दूर है, तो दूरी के तो माइनस में लेते हैं। अवतल में सब कुछ माइनस होता है, उत्तल में माइनस लेते हैं, ठीक है, दूरी को। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल अलग से करवा दिए हैं। इसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो दे रखी है ये आप करना। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी, सीधा व छोटा बनता है, तो आवरण क्षमता यहाँ पे प्लस होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको करवाया था, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे -b/u, ठीक है। तो अगर यहाँ से b निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? u/2, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है? -25 है, ये हो जाएगी। फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लगाए हुआ है, /2 करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे किया है, ठीक है। ये बन गया 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या बन गया? 25। ये यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने किया है, ये रख दिया, u की वैल्यू ये रख दी, तो ये 25/2 आ गया। अब हम फॉर्मूला ले लेंगे, दर्पण वाला लेंस वाला अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। दर्पण में यहाँ पे माइनस लेते हैं, इसमें प्लस लेते हैं, तो बस वही काम किया है, यहाँ पे रख दिया। देखो 1/f 1/b + 1/u, तो v की वैल्यू 25/2 है, 25/2। तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/25, और वो तो हमारे पास है ही माइनस का 1/25। समझ में आया? ठीक है, 25/2 है, इस तरह से लिखेंगे ना, 25/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया तो आ गया 2/25। इसकी वैल्यू हम रख ही देंगे, माइनस में है तो -1/25। अब 2/25 माइनस का 1/25, तो क्या बचेगा? 1/25, ठीक है, 25, 1/25। तो उसके बाद वैल्यू पलट जाती है, 1/25 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या वैल्यू पलट दो, तो f = 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छे से मैंने आपको अलग से न्यूमेरिकल करवा रखे, वहाँ पे कर लीजिएगा। अभी आपको यही लिख देना जैसा भी है, ठीक है। कोशिश तो मैंने आपको कर दी, किस तरीके से ये 2 हो गया मैंने आपको बता दिया, 25/2 से 2/25, ठीक है, ये हो गया। अब लॉन्ग में 6 मार्क्स का, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम मैंने अच्छे से करवाए हैं, और मानव नेत्र भी मैंने आपको अच्छे से करवाया, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं आप देख लीजिए पूरा, ठीक है। तो दोनों में आपको करवा दे रही हूँ, जो अच्छा आपको लगे वो कर लीजिएगा। ये मैंने करवाया था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। डिटेल में आपको समझना है तो वीडियो पे जाके देख लीजिए, मैं अभी आपको सोल्यूशन करवा दूँ, ठीक है, जल्दी करवाना है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको ये 2 नियम लिख देने हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये आप 2 नियम लिख देना है। डिटेल में सब कुछ अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके। और ये आपको फिर डायग्राम बनाना है, यहीं से ये बन जाएगा, ठीक है। सेम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यही इसके 2 नियम है। आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे समतल दर्पण लिख देना, इस तरह से करके समतल दर्पण, ये डायग्राम बना के अब हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको मानव नेत्र चॉइस में है, तो आप चाहो तो मानव नेत्र कर सकते हैं, इस तरह के बारे में लिख के दृढ़ पटल, ठीक है। ये सब अपलोड है, मैं बार बार कह ही रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बस दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको लिख देना आयरिस के बारे में, पुतली के बारे में, ठीक है, नेत्र लेंस के बारे में, नेत्र लेंस लिख के फिर कॉरोइड, रेटिना। अगर आप ये ना कर पाओ तो आप
प्रकाश के परावर्तन का नियम कर दो, जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन। जलीय द्रव, कांच द्रव, ठीक है। पेपर में आपको यही चूज करना है, जो कम टाइम ले वही क्वेश्चन आपको करना है। इस तरह से आप ये 10 हेडिंग्स लिख देना और ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, आइज का, जैसे उसमें बना था प्रकाश का परावर्तन का, आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप बना लेना इसको। अब स्टार्ट होती है केमिस्ट्री। प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से करवा दिया मैंने, धावन जोड़े सब अपलोड है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख सकते हैं इस तरह से 100% क्वेश्चन जो मैंने करवाए तो वो इसमें मिले। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिलेंगे। सारी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, इंग्लिश, साइंस, एसटी, हिंदी, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ नहीं पूछा, बस समीकरण देना, जल के साथ क्रिया करानी है, H2O के साथ क्रिया करानी है। उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, इनका उदाहरण देना अम्लीय लवण का, और जलीय विलयन का रेफरेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर करेंगे साबनीकरण। उसके बाद इधर से अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा मैंने अच्छे से करवाई थी, उदाहरण देके ये करवा दूंगी। ये वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, IUPAC में मिलेगा आपको, तो मैं अलग से करवा दूंगी इसको। अभी चॉइस मिली है तो आप ये सारे कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाया था। ये देखो नाम और सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा था, इसमें तो नहीं पूछा गया, इसमें जो पूछा गया हम वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें रासायनिक गुण पानी वाला, ये जल का पूछा गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो रिएक्शन होगी ना उसको उल्टा कर देना, वही इसका रासायनिक गुण बन जाएगा। तो ये तो हिंदी तो लिखोगे नहीं, केवल समीकरण दे देना। तो जो ये रिएक्शन है ना, बस आप इसको उल्टा कर देना, बस हो जाएगा। आप कैसे उल्टा करोगे, ये वाली चीज़ आपको इधर लिखनी है, एरो के इस साइड लिखें, एरो लगा के जो ये इधर है ना इसको आप उठा के इधर ले आना, इसको इधर ले आना, बस यही इसका हो जाएगा, ठीक है। जो बनाने की विधि है ना उसको उल्टा कर दो, वही इसका जल के साथ क्रिया हो जाएगी। आया समझ में। ये वाला प्रोसेस आपको इधर लिखना है और ये वाला इधर लिखना है एरो लगा के, बस यही आपको समीकरण इसमें देना है। क्लियर। अब अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा कर लेते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वो पदार्थ है स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यहीं से तो MCQ में क्वेश्चन आया था। और धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है अम्ल, ठीक है। या चाहो तो आप ये वाले लिख देना, हाइड्रोजन आयन देता है। प्रबल अम्ल बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, ये दो तो ये रहे, HNO3 और होता है प्रबल अम्ल। तो आपको डेफिनेशन पूछिए और एग्जाम्पल में से कोई भी आप इसमें से लिख देना। HCl हो गया, एक एग्जाम्पल पूछे ना तो एक लिख देंगे आप। अम्लों के गुण मैंने सब करवाए थे, 7 से कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन अभी देखो आया कि नहीं आया, ठीक है। ये सब आपको नहीं करना है कुछ भी। अभी एग्जाम में जो पूछा गया वही आप करेंगे, एक मतलब एग्जाम्पल दे देंगे और डेफिनेशन। इसी तरह से क्षार में आप ये लिख देंगे, ये H ले सकते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं, या फिर आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन लिख देना, जो अच्छी लगे आप। और एग्जाम्पल में देखो ये हो गया NaOH KOH, कोई भी, ये दोनों प्रबल होते हैं, ये सब दुर्बल होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लिख देना। क्षार के गुण में आपको करवाया था, pH मान 7 से अधिक होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट ये बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अम्ल क्षार के बाद लवण की परिभाषा पूछेगी, यानी सॉल्ट। तो किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। लवण की परिभाषा होगी। एग्जाम्पल आप लिख देंगे NaCl। एग्जाम्पल क्या देंगे, NaCl, नमक। तो अम्ल, क्षार, लवण तीनों हो गए, तीनों का एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है। ये उदासीनीकरण अलग से है, आपको बस लवण लिख देना यहाँ पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाई दिया और इधर से अम्ल, क्षार, लवण मैंने ये करवा दिया, ठीक है। अब साबनीकरण ये बचा, तो ये वाला ओरल सुन लो। अम्लीय लवण का एक उदाहरण देना, तो इसका उदाहरण मैं बता रही हूँ, सोडियम वाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा करवाया था मैंने आपको, यही अम्लीय लवण है। इसमें H आ गया तो ये अम्ल हो गया, अम्लीय लवण। पहचान बताइए ना, H आता है तो अम्लीय लवण होता है। ये डिटेल में अपलोड है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे NaHCO3। और जलीय विलयन का लिटमस कागज पर क्या, अब अम्ल है तो क्या कर देगा, नीले को लाल कर देगा। तो आप लिख देना ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, अगर क्षार होता तो लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये भी हो गया 2 मार्क्स का, बस ये लिख देना एग्जाम्पल, और उसके बाद नीले को लाल कर। इसके बाद साबनीकरण और बता दूं, फिर आपका केमिस्ट्री में हो जाएगा कंप्लीट। ये वाला मैं करवाई दिया, ठीक है। ये वाला आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवा दूंगी, अभी चॉइस मिली तो ये कर लीजिए। ये वाला नहीं करो, बाकी मैंने ये करवाया अभी।
वीडियो भी अपलोड है इसका। उसके बाद आती है बायो, फिर हम करेंगे बायो के क्वेश्चन कंप्लीट। ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है बायो के, ठीक है। 5 में आपको कितने करने हैं, बस 4 करने हैं, 1 2 3। इसमें आपको कोई भी एक जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो पहले देख लेते हैं साबनीकरण। तो साबनीकरण क्या होता है, आप लिखेंगे जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है, और साबुन बनने की इस अपक्रिया को साबनीकरण कहते हैं। क्लियर। जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है, और साबुन बनने की इस अपक्रिया को साबनीकरण कहते हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं इसके रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ये बसा है, यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट में बसा लिख लेना। मैंने बोला ना किसी बसा तेल को किसके साथ, क्षार के साथ गर्म करेंगे, क्षार के साथ गर्म कर रहे हैं तो ग्लिसरॉल बन गया, यहाँ पे साबुन बन गया। ये आपको रिएक्शन लिखनी है, इसे मैं आपको डिटेल में अपलोड है वीडियो, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप इतना कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं करना इसमें बस OH जोड़ देना है। बाकी आपको ये पीछे का लेना C17H35, फिर COO और Na, ये वाला उठा लेंगे। 3 3 है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अभी फ़िलहाल आप शॉर्ट के लिए इतना कर लीजिए, और डिटेल में अपलोड है, वहाँ पे देख लेना। और मैं और अब फिर से करवा दूँगी इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमको लिखनी है साबुन में। तो ये सब हो गया, इधर मैंने बता ही दिया था। अब कर लेते हैं बायो, ठीक है। बायो में एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ, फिर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इधर से स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, फिर ये, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण, इसमें से आपको जो अच्छा लगे मैं ये करवा रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसको मैंने नहीं यहाँ पे लिया है, आप चाहो तो बुक से कर लीजिएगा, या फिर इसकी डेफिनेशन तो आपको आती होगी। जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 के साथ क्रिया करके भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसकी क्रियाविधि समझा देना। अगर आपको ये याद नहीं हो तो मैं ये करवा दूँगी, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, आप ये लिख देना। तो स्वपोषी पोषण में आप लिख देंगे जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, मतलब खुद से कर लेते हैं, तो स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन है, हरे पौधे, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए अपना भोजन बना लेते हैं। जो भोजन अपना स्वयं बना लें वो स्वपोषी कहलाते हैं, और इसकी क्रिया को क्या स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो भोजन बना लेते हैं, और हरे पौधे, सारे जीवाणु नहीं, केवल कुछ। ये हो गया। उसके बाद विषमपोषी, ठीक है। विषमपोषी में इसका जस्ट उल्टा कर दो। जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, ये देखो, जो जीवधारी से यहाँ पे स्वयं नहीं कर पाते हैं विषमपोषी कहलाते हैं, और पोषण की इस प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी वीडियो आपको ज़्यादा मिलने लगेंगी, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए जंत और कवक, और 100% जो भी करवा रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ये हो गया। अब बायो में जो सेकंड क्वेश्चन था श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ये क्या होता है। तो आप लिखेंगे यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में से जो वायु आती है ना, श्वसनांगों द्वारा से वायु श्वसनांगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। वातावरण से, सॉरी यहाँ पे द्वारा नहीं, यहाँ पे है, जिसमें वातावरण से जो वायु होती है ना श्वसनांगों तक पहुंचाई जाती है वायु, ठीक है, ये कहलाता है। तो ऊर्जा का प्रयोग होता है इसमें, कोशिका के बाहर संपन्न होती है सब क्रियाएं, ठीक है, कोशिका के बाहर संपन्न होती हैं। तो ये ध्यान रखना, आप चाहो तो बस यहाँ तक कर लेना, ठीक है, पहुँचाई जाती हैं। ये एक यांत्रिक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों तक पहुँचाई जाती है, ये होता है। उसमें पूछा ना क्या होता है, ये कर देंगे। फिर मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि समझानी है, तो ये देख लेते हैं। मानव श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। श्वसन की क्रियाविधि में निम्न 2 महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित होते हैं। मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट में ले लिया है जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो, ऑलरेडी 24 मिनट हो गए हैं। आप चाहो तो बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। निःश्वसन पेशियाँ अथवा इंटरकोस्टल मांसपेशियाँ तथा डायफ्राम की जो पेशियाँ होती हैं, उदर गुहा के आयतन में वृद्धि करनी है तो थोड़ी संकुचित हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं,
या संकुचित होती हैं, ठीक है, वृद्धि करने की होती है, संकुचित होती हैं, जिसके फलस्वरूप जो बाहरी वायु आती है ना वो अंदर प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से आप लिख देना। चाहो तो आप इससे बुक में से भी कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन था ना, एंजाइम क्या है, भोजन के पाचन में दो पाचन एंजाइम की उपयोगिता बताइए। तो एंजाइम एंजाइम क्या होते हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक, ठीक है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम कहे जाते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहे जाते हैं या एंजाइम कहलाते हैं। सभी एंजाइम रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और अमीनो अम्ल के बने होते हैं। आप दो एंजाइम के नाम पूछे उनकी उपयोगिता तो आप ये लिख देंगे। एमाइलेज बोलते से स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है ये, ठीक है। पाचक एंजाइम का पूछे ना, माल्टेज क्या करता है, ये एंजाइम लार में पाया जाता है जो चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। लार में जो एक मेन है वो है टाइलिन, ध्यान रखना टाइलिन बहुत पूछा जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है, और चीनी को ग्लूकोज में बदलता है ये माल्टेज। ये दो एंजाइम आप लिख देना। और जो लास्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, उसमें चॉइस है प्रकाश संश्लेषण, चाहो तो आप वो कर लीजिए या कोशिकीय शोषण, ठीक है, मैंने शॉर्ट के वैसे ये ले लिया है। कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय शोषण कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, बहुत ही सिंपल है। कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एडेनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी एडीपी आपको याद होनी चाहिए फुल फॉर्म, एडेनोइन डाइफॉस्फेट, इसमें ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, ठीक है, किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये इसकी रिएक्शन है जो प्रकाश संश्लेषण में यूज होती है, वही रिएक्शन यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से क्रिया करा के ये CO2 बन गया, पानी और ऊर्जा। बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे 6 क्यों आया, बैलेंस करना आपको सिखा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड है आप देख सकते हैं। 10th की पूरी फुल प्रिपरेशन करवाई जा रही है, लास्ट ईयर भी करवाई थी मैंने, सब कुछ एग्जाम आया था, इस साल भी वैसे ही आएगा। यकीन नहीं है तो वीडियो अपलोड है आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद आप ये लिख देना इतना, रक्त प्रवहन का माध्यम है जो इस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन जिसका यूज होता है ना, तो इस ऑक्सीजन को क्या शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, वहाँ इसका उपयोग कोशिकाएं अपने कोशिकीय शोषण में करती हैं। तो ये हो गया, ठीक है, कोशिकीय शोषण वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैंने इधर से ये करवा दिया, आप जो अच्छा लगे इन दोनों में से कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब करवा दिए। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, मैंने इतना जल्दी करवाया है, अच्छे से डिटेल में नहीं करवाया, डिटेल में वीडियो अपलोड है वहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ जल्दी में समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी का रीज़न यही है कि टाइम बहुत हो जाता है ना, तो वीडियो जितना लॉन्ग हो जाएगा उतना बच्चे नहीं देखते हैं, बहुत से बच्चे बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। जबकि अगर गाने सुनवा लो, पिक्चर दिखवा लो तो बहुत जल्दी करेंगे, गेम खेल लेंगे, पर स्टडी की चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा, और यहाँ से डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड टर्म का भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और तैयारी चल ही रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोग देखने लगेंगे ना, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही मन करता है बनाने का, ठीक है, और इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, जितना हो सके शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपको हिंदी का और अपलोड करा दूँगी, ठीक है, इसमें प्रोवाइड करवा दूँगी हिंदी का, SST का अपलोड है ही, इंग्लिश का भी है। उसके बाद हम जैसे तैयारी करवा रहे थे वैसे ही करेंगे, और 9th के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। थैंक यू।